Good morning, students, and welcome to my channel, The World of Economics. Today, we will discuss about the combined balance sheet of banks showing the money creation, as well as we will discuss about who decides the CRR and maximum money creation by banks versus actual money creation by banks, and various factors which affect the money creation in a banking system. जो हमारा कंबाइंड बैलेंस शीट का जो पोर्शन है, क्योंकि वो आपको विजुअलाइज करके दिखाना होगा, तो मैं उसको बाद में वीडियो के अंत में उसको दिखाऊंगा, यानी कि इस क्लास के साथ ही। और उससे पहले हम इसके थ्योरेटिकल ओवरव्यूज को कुछ डिस्कस कर लेते हैं और उसके बारे में जान लेते हैं। और रही बात बैलेंस शीट की, तो वो तो मैं दिखा ही दूंगा। हमारा जो सेक्शन दूसरा कह रहा था कि हमने बताया कि हु डिसाइड्स सीआरआर। तो अगर आपने पिछले वीडियोस को देखा होगा, पिछली क्लासेस को समझा होगा, तो उसमें मैंने बताया होगा कि द सीआरआर इज डिसाइडेड बाय द सेंट्रल बैंक। इन इंडिया इट इज आरबीआई। यानी कि सीआरआर कितना परसेंट रहेगा बैंकों को सीआरआर, ठीक है, के रूप में आरबीआई के साथ कितना प्रतिशत उनके डिमांड डिपॉजिट्स का रखना है, यह डिसाइड करता है आरबीआई। और इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल बैंक, इट इज लीगली रिक्वायर्ड टू कीप एज रिजर्व विद आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ कैश, दैट इज द सीआरआर। और इसीलिए मैंने ये भी कहा था कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एलआरआर, यानी कि लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट और लीगल रिजर्व रेशियो। ये लीगली रिक्वायर्ड है। तो आपने समझा कि सीआरआर कौन डिसाइड करता है? आरबीआई डिसाइड करता है इन इंडिया, ठीक है। और इसी के आधार पर सभी बैंकों को अपना रिजर्व रखना पड़ता है। तो ये पहली बात थी। दूसरी कि मैक्सिमम मनी क्रिएशन एंड एक्चुअल मनी क्रिएशन। याद होगा मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि जो सीआरआर बेसिस पे जो मैक्सिमम जो मनी क्रिएशन हम दिखा रहे थे, वो मैक्सिमम मनी क्रिएशन था, एक्चुअल नहीं था। तो फिर कुछ ना कुछ तो अंतर होगा एक्चुअल और मैक्सिमम। वह जो सीआरआर बेसिस पे जो मनी क्रिएशन था, वो मैक्सिमम मनी क्रिएशन था। यानी कि वह जो सीआरआर है, उसके आधार पर बैंक उतना क्रिएट कर सकता है, लीगली कर सकता है। मैक्सिमम मनी क्रिएशन का मतलब द मैक्सिमम क्रेडिट क्रिएटेड बाय बैंक्स या कैन क्रिएट बाय बैंक्स। तो यहां से ये समझ में आया। लेकिन ऐसा नहीं है कि जितना वो लीगली कर सकता है उतना करता ही है। वो जो एक्चुअल में मनी क्रिएट हो रहा है उसकी बात करेंगे। यानी कि कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो दोनों को अलग करते हैं। तो चलिए समझते हैं। बैंकों को बिसाइड्स सीआरआर कुछ और सारे रिजर्व मेंटेन करने होते हैं। बैंकों को बिसाइड्स सीआरआर कुछ और सारे रिजर्व मेंटेन करने होते हैं। उसी हम कुछ रिजर्व्स के बारे में बताएंगे जिससे अफेक्ट होता है मनी क्रिएशन। जैसे एक होता है वॉल्ट कैश, VAULT कैश, वॉल्ट कैश। यह भी एक प्रकार का रिजर्व है, कैश के रूप में रखना होता है। बट बेसिक डिफरेंस बिटवीन सीआरआर एंड वॉल्ट कैश, जो सीआरआर है वो कीप एज रिजर्व विथ आरबीआई, जो नॉन ऑपरेटिंग होता है, यानी कि उसको आप ऑपरेट नहीं कर सकते, उसको आप ट्रांजैक्शन में नहीं ले सकते। जबकि जो हमारा वॉल्ट कैश है वो ऑपरेटिव है। वॉल्ट कैश क्या है? ऑपरेटिव है। और सीआरआर नॉन ऑपरेटिव या स्टेरलाइज्ड कैश रिजर्व बोलते हैं। स्टेरलाइज्ड कैश रिजर्व। तो अब ये वॉल्ट कैश होता क्या है? ऑपरेटिव का मतलब क्या हुआ कि ये जो क्या रहता है कि वॉल्ट कैश अपने डे टू डे ट्रांजेक्शन्स को मीट करने के लिए
विड्रॉल डिपॉजिट्स की फैसिलिटी को कंटिन्यू जारी रखने के लिए बैंक अपने पास कैश रखता है ताकि वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर सके। कभी कभी आप जाते होंगे बैंक में तो कहते हैं कि कैश नहीं है। कैश नहीं है का मतलब क्या? वॉल्ट कैश उसके पास उतना नहीं है, वो कैश नहीं वॉल्ट कैश है। और बैंक इसको ऑपरेट करने के लिए बैंकिंग बिजनेस को रखता है। अब ये ऐसा नहीं है कि कंपल्सन है, आरबीआई तय करता है कि आप कितना बैंक रखोगे। ये बैंक टू बैंक डिफर करता है। बैंक स्वेच्छा से अपने आधार पे अपने बैंकिंग बिजनेस को देखते हुए वो डेली क्या करता है, अपना वॉल्ट कैश एक मेंटेन करता है। ठीक है, तो यहां से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि कितना मतलब एक्चुअल मनी क्रिएशन हुआ कितना, क्योंकि वॉल्ट कैश कोई न्यूमेरिक फिगर है नहीं या डिसाइडेड है कि हाँ इतना ही फिक्स है। ये वेरिड करता है फ्रॉम बैंक टू बैंक, तो बैंक टू बैंक वॉल्ट कैश जब वेरिड करेगा तो मनी क्रिएशन भी वेरिड करेगा। तो ये वॉल्ट कैश भी एक फैक्टर है जो मनी क्रिएशन को अफेक्ट करता है। ध्यान से समझेंगे। सीआरआर के माध्यम से मैक्सिमम, लेकिन अब अगर यहां से अगर मल्टीप्लायर की वैल्यू अगर निकालनी हो अगर वॉल्ट कैश को लेते हुए, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू हो जाएगी, पहले था k इक्वल्स टू 1/CRR, अब हो जाएगा k इक्वल्स टू 1/CRR प्लस VCR, जिसको वॉल्ट कैश रेशियो बोलते हैं। वॉल्ट कैश रेशियो VCR, k इक्वल्स टू 1/CRR प्लस VCR। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ वॉल्ट कैश ही है, इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं, उससे भी मनी क्रिएशन अफेक्ट होता है। जैसे इसको बोलते हैं हम लोग CDR, कैश डिपॉजिट रेशियो। कैश डिपॉजिट रेशियो ये है क्या? तो इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि जो लोग अपने मनी रिसिप्ट, जो पीपुल है लोग हैं, वह अपने मनी रिसिप्ट्स को दो रूपों में रखते हैं। एक तो कैश इन द हैंड, यानी कि खुद के पास कैश रखना, कैश फॉर्म में रखना, जो डे टू डे उनकी नीड है उस नीड को पूरा करने के लिए, ट्रांजैक्शंस करने के लिए। और रेस्ट ऑफ अमाउंट को वो क्या करते हैं, बैंकों में डिपॉजिट्स कर देते हैं एज डिमांड डिपॉजिट्स। यानी कि जो मनी रिसिप्ट्स विद द पीपल है विच स्प्लिट्स इनटू टू पार्ट्स, वन इज द कैश इन हैंड एंड अदर इज द डिमांड डिपॉजिट्स विथ बैंक्स। और ये जो CDR है, इट इज द रेशियो बिटवीन कैश इन हैंड बाय डिमांड डिपॉजिट्स। कैश इन हैंड बाय डिमांड डिपॉजिट, शॉर्ट में CDR को CDR इक्वल्स टू CU बाई DD लिखते हैं। CU का मतलब कैश इन हैंड और DD का मतलब डिमांड डिपॉजिट्स। CDR इक्वल्स टू CU बाई DD। CU का मतलब कैश इन हैंड विथ पीपल एंड DD का मतलब डिमांड डिपॉजिट्स विथ बैंक ऑफ द पीपल। अब इससे कैसे मनी क्रिएशन अफेक्ट करता है, अब जरा समझिए कि अगर यह रेशियो ज्यादा है, यानी कि लोग ज्यादा लिक्विड प्रेफरेंस करते हैं, यानी कि अपने घर में कैश ज्यादा रखते हैं, आप बैंक में पैसे नहीं रखते हैं, इसका मतलब है कि बैंकों में जो फ्लो होगा मनी का वो कम होगा। सपोज कीजिए आपके पास 10,000 है, 5,000 रुपया आप ठीक है बैंक में रखते हैं और 15,000 रुपए घर में रखते हैं, तो यहां रेशियो कितने का हुआ, 15,000 बाई 5,000, यानी कि 3:1। यानी कि अगर यह रेशियो ज्यादा हुआ, लिक्विड प्रेफरेंस लोगों का ज्यादा हुआ, तो बैंकिंग सिस्टम में मनी का फ्लो कम होगा, और बैंकिंग सिस्टम में मनी का फ्लो कम होगा तो मनी क्रिएशन भी कम होगा। मैंने पिछली क्लासेस में बताया था कि प्राइमरी डिपॉजिट अगर कम होता है तो मनी क्रिएशन पे क्या फर्क पड़ता है। ऑन द अदर हैंड, अगर यह रेशियो कम हुआ, सपोज कीजिए हम 15,000 बैंक में रखते हैं और 5,000 घर में रखते हैं, तो क्या हो, तो यह रेशियो हो जाएगा 1:3, जस्ट रिवर्स। उस केस में बैंकिंग सिस्टम में ज्यादा पैसा जाएगा और आपके हाथों में कम पैसे होंगे। और बैंकिंग सिस्टम में अगर ज्यादा पैसा जाएगा तो बैंक कैन क्रिएट मोर अमाउंट, मोर क्रेडिट विद द हेल्प ऑफ देयर डिपॉजिट्स।
विच इज ग्रेटर देन बिफोर। तो जरा ये समझ लेते हैं। तो इसी सोच के कारण अगर बैंक में पैसा ज्यादा जा रहा है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स ज्यादा हो रहे हैं, तो मनी क्रिएशन ज्यादा होगा। बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स कम हो रहे हैं तो मनी क्रिएशन ज्यादा हो रहा है। अब सरकारें इसको बार बार कोशिश करती है कि कुछ किया जाए, कि लोग बैंक के साथ जुड़े। अलग अलग सरकारों ने अलग अलग तरीके से अपनाया। जो स्पेशली जो हमारी अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उसने एक योजना लॉन्च की थी, प्रधानमंत्री जनधन योजना। आपने सुना भी होगा, अभी बहुत सारे पैसे भी आ रहे हैं, बहुत लोग इसके लाभार्थी हैं। 500 पर मंथ अभी 3 महीने तक कंटिन्यू मिल रहे हैं। तो इस जनधन योजना के पीछे सरकार की अपनी एक मंशा थी। ये जीरो बैलेंस अकाउंट है, लेकिन कोई क्या अकाउंट खुलवाकर जीरो रखता है? उसको नहीं रखता है। कुछ ना कुछ तो अमाउंट जरूर डालता है, चाहे वो 2 रुपए हो, 4 रुपए हो, 100 रुपए हो, 1000 रुपए हो, ठीक है। या जब किसी का अकाउंट खुल जाता है तो उसमें एक सेविंग टेंडेंसी जनरेट हो जाती है। तो गवर्नमेंट की एक इच्छा थी, गवर्नमेंट की सोच थी कि लोगों को इसके साथ जोड़े, बैंक के साथ जोड़े, लोग बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स में ज्यादा इन्वॉल्व हो रादर देन कैश ट्रांजेक्शन्स। प्रधानमंत्री जनधन। अब जैसे ही आपका बैंक अकाउंट हुआ तो जनधन योजना के तहत आपका बैंक में आपका पैसा आएगा। जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे वो बैंकिंग बिजनेस के थ्रू होंगे। हर तरह की स्कीम, सब्सिडीज या और सारे बेनिफिट्स आपको बैंकिंग चैनल से मिलेंगे। आपको भी कहीं से पैसा लेंगे, बैंक में डाल दीजिए। तो क्या हुआ? बैंक में फ्लो ऑफ मनी क्या हुआ? बढ़ा ना। अगर ये जनधन अकाउंट नहीं होता, क्योंकि लोग पहले अकाउंट इसलिए नहीं खुलवाना चाहते थे कि मिनिमम बैलेंस का क्राइटेरिया था। अब बहुत सारे ऐसे गरीब तबके के लोग हैं, किसान हैं, विद्यार्थी हैं या और सारे मजदूर वर्ग हैं, जिनके पास वो बैलेंस अमाउंट, मिनिमम बैलेंस की तो बात ही नहीं। जरूरत पड़ी तो सारा निकाल लिया, नहीं जरूरत पड़ी तो सारे पड़े हुए हैं, लेकिन अक्सर जरूरत पड़ती है तो मिनिमम बैलेंस के चक्कर में वो पिस जाते थे। तो गवर्नमेंट ने इस स्कीम को लॉन्च किया कि जीरो बैलेंस पे आप खुलवा सकते हैं। आपका अकाउंट में मन है तो सारा पैसा निकाल लीजिए, नहीं मन है तो रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इससे क्या होगा? लोगों में एक आदत बनेगी बैंक के साथ जुड़ने की, बैंकिंग बिजनेस करने की, बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स में इन्वॉल्व होने की। और सरकार को फायदा क्या होगा? कि बैंकिंग चैनल में पैसा आएगा। इसलिए सरकार बहुत सारे स्कीम्स, जो भी स्कीम्स आपको दे रही है, वो डायरेक्ट बैंकिंग चैनल से दे रही है, ताकि वो डिपॉजिट बैंक में, इकोनॉमी में सर्कुलेट करे, ना कि आप घर में उसको कैश के रूप में दबा के रख लें या कैश ट्रांजेक्शन्स करें। कैश ट्रांजेक्शन से मनी क्रिएशन नहीं होता है। तो जनधन अकाउंट के खुलने के पीछे यही एक मकसद था, यही एक ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। इस सरकार इससे कई, मतलब एक तीर से कई सारे निशाने। एक तो लोगों को बैंक से जोड़ दिया, एक वाहवाही भी लूट ली, ठीक है, कि देखो हमने जीरो बैलेंस अकाउंट सबको अकाउंट के साथ ले लिया, अपना भी मंशा पूरा हो गया, लोगों का अकाउंट भी हो गया, और बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी भी इकोनॉमी में आ गई। तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर ली एक सिंपल टर्म से। तो समझ में आया कि जनधन अकाउंट क्यों खुलता है या क्यों खोला गया, इसके पीछे का मकसद क्या था। अब जो लास्ट फैक्टर है हमारा वो है एसएलआर। एक और चीज है स्टैट्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो। इट इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाई आरबीआई। सीआरआर और एसएलआर में फर्क यही है कि सीआरआर विथ आरबीआई रखना होता है इन कैश फॉर्म, बट एसएलआर भी एक तरह का परसेंटेज है, एक रिजर्व है जो बैंकों को मेंटेन करना पड़ता है, बट विथ देमसेल्व्स, यानी कि खुद के पास, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स का मतलब यहां हुआ गोल्ड के रूप में, सिक्योरिटीज के रूप में, सिल्वर के रूप में, ठीक है। आप इसको मेंटेन कर सकते हैं, कैश फॉर्म में मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। ये स्टैट्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो है, यानी कि इट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल डिमांड डिपॉजिट्स which is keep as reserve with banks या with themselves
in the form of liquid assets like gold, silver and other securities. Okay, that is liquid assets का मतलब है easily convertible into cash. तो अगर SLR, अब सारे फैक्टर्स को अगर देखें तो CRR तो था ही, VCR भी हो गया, CDR भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और SLR भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, यानी कि इतने सारे फैक्टर्स है मनी क्रिएशन को अफेक्ट करने वाले। मनी क्रिएशन, तो एक्चुअल मनी क्रिएशन की बात करें तो इन सबको लेके बात किया जाए कि इन सब के बाद जो क्रिएट होगा वो एक्चुअल होगा, ये रिजर्व वगैरह रखने के बाद, और ऑन द बेसिस ऑफ CRR कहे तो वो मैक्सिमम मनी क्रिएशन होगा। प्रैक्टिकल में बहुत सारे एक्सटर्नल्स आते हैं तो कभी कभी इस तरह का घुमावदार क्वेश्चन पूछ देते हैं, ठीक है। तो जरा सा ध्यान देकर इन सब चीजों को समझेंगे। तो अभी बस ये चीज इतना ही रहने देते हैं, हम आपको बैलेंस शीट अब प्रिपेयर करके दिखा देते हैं और बैलेंस शीट आपको शो कर देते हैं, और उसके बाद ये आपका कह सकते हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। और फिर हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक के बारे में, सेंट्रल बैंक की हिस्ट्री के बारे में, फंक्शंस के बारे में, उसके बारे में हम प्रॉपर डिस्कशन करते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग अपना बैलेंस शीट। चलिए ये हमने पार्ट बाय पार्ट बैलेंस शीट बनाया है, ठीक है, कि जब फर्स्ट डिपॉजिट आता है यानी कि इनिशियल डिपॉजिट ऑफ 1000 रुपीज, तो बैलेंस शीट कैसे दिखेगा। तो लायबिलिटीज, ठीक है, मैंने बताया था कि एज डिमांड डिपॉजिट के तौर पे, ठीक है, बैंकों के लिए वह इनिशियल डिपॉजिट क्या है, लायबिलिटी है, यानी कि इसलिए मैंने इसको लायबिलिटी साइड में दिखाया। दूसरी तरफ बैंकों के लिए वह कैश रिजर्व के रूप में क्या है, एसेट्स हैं, ठीक है। तो लायबिलिटी ऑफ डिमांड डिपॉजिट 100,000 रुपीज एंड एज अ कैश रिजर्व 1000 रुपीज, ये टोटल हुआ। चलिए आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं, हमसे ज्यादा जानते होंगे इसके बारे में, हम इसमें बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं, छोटा मोटा बता सकते हैं। चलिए दूसरी तरफ जब एक्सेस रिजर्व दिया गया, यानी कि 800 रुपीज जब हम लोन में के रूप में कन्वर्ट कर दिए उस एक्सेस रिजर्व को, तो कैसा दिखेगा बैलेंस शीट। तो देखिए यहां पर हमने डिमांड डिपॉजिट दिखाया लायबिलिटी साइड में, 1000 रुपीज जो पहले वाला था, यानी कि हमने यहां पर ओल्ड लिखा बाय वे ऑफ इनिशियल डिपॉजिट, और वह हमारे लिए कैश रिजर्व के रूप में क्या हो गया, एसेट्स हो गया, सेम रुपीज अमाउंट। अब जब हम उसको डिमांड डिपॉजिट किए, क्योंकि जब हम उसको बैंक में दूसरे अकाउंट में रिफ्लेक्ट करते हैं उस अकाउंट, उस पैसे को, लोन वाला, तो वह भी एक प्रकार का डिमांड डिपॉजिट्स है, ठीक है, क्योंकि वह पे होकर जब आएगा तो किसी न किसी बैंकिंग चैनल में आएगा चेक के माध्यम से, तो वहां वो सेकेंडरी डिपॉजिट बनेगा, यानी कि न्यू डिपॉजिट बाय वे ऑफ लोन्स। और वह लोन हमारे लिए क्या मेंटेन करेंगे, हम उसको एसेट्स के तौर पे मेंटेन करेंगे, क्योंकि हमें रिकवर करना है, ठीक है, वो मेरा पैसा है। तो यहां से हमने देखा इस बैलेंस शीट को 1000 प्लस 800 1800, और इधर एसेट साइड में 1800। चलिए अब हम सारे को कंबाइन कर लेते हैं। हम बारी बारी से, जो हर बार डिमांड डिपॉजिट आता जाएगा लायबिलिटी साइड में, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट जो भी होगा लायबिलिटी होगा, और कैश रिजर्व या लोन के रूप में वो हमारे लिए एसेट्स होगा। तो पहली बार 1000 रुपये आया, 800, 640, जो कल मैंने टेबल बताया था, इस तरीके से वो पैसा आता चला जाएगा। कब तक, जब तक कि सारा का सारा एक्सेस रिजर्व्स एग्जॉस्ट ना हो जाए, यानी कि बैंक के लोन देने की कैपेसिटी 0 ना हो जाए उस इनिशियल डिपॉजिट पे। और जब ये सारा सम टोटल होगा तो ओवरऑल बैलेंस शीट हमारा दिखेगा यहाँ 5000 और यहाँ 5000। क्लियर। तो यही सिंपल चीज है, बहुत ज्यादा इसमें नहीं सोचना है। ऐसे एग्जाम वगैरह में ये बैलेंस शीट पूछता नहीं है, लेकिन बस आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, ज्यादा डिटेल्स जानने के लिए मैंने इस चीज को आपको शो कर दिया। ठीक है, तो आप कोशिश करोगे, इसको बार बार देखोगे, क्योंकि आज का टर्म थोड़ा सा मतलब ट्रिकी टर्म्स है जो मैंने आज टॉपिक पढ़ा है। तो आप इसको 2-3 बार वॉच करोगे तो आप ये ट्रिक सब समझ सकते हो और बहुत सारे इसके पीछे के रीजंस को भी समझ सकते हो। अगर उसके बावजूद भी अगर आपके पास डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और मैसेज कर सकते हैं। कॉलिंग की फैसिलिटी उपलब्ध है, आप कॉल कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं आपके पास उपलब्ध है, आप जैसे चाहो वैसे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। क्लियर। चलिए दूसरी बात, आप जो भी सब्सक्राइबर्स या नए जो स्टूडेंट्स आते हैं तो वो क्या करें, वीडियोस को जरूर लाइक कर ले, ठीक है, साथ ही साथ दूसरे बच्चों के लिए शेयर भी कर दे, ताकि जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं या जिनके पास फैसिलिटी नहीं है वो भी पढ़ सके। और वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले प्लीज, ठीक है।
बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं कल नए क्लास नए कॉन्सेप्ट। ठीक है, टेक केयर एंड बाय।